रोहतास जो कि एक फ़ौजी है, वह एक दुकान पर जाता है अपनी होने वाली पत्नी के लिए चूड़ियाँ खरीदने के लिए। वहाँ पर उस दुकान से वह कॉस्मेटिक का कुछ और सामान खरीद लेता है। खरीदने के बाद वह उस लड़की से कहता है कि जल्द से जल्द इसका बिल बनाओ, मैं तुम्हें पैसे दे दूँ। उसके बाद वह लड़की कहती है कि आप थोड़ी देर रुको, अभी दीदी आने वाली है और दीदी आकर इसका बिल बनाएगी। उसके थोड़ी देर बाद ही उस दुकान की मालकिन वहाँ पर आ जाती है और जैसे ही रोहतास उस मालकिन को देखता है तो देखते ही एकदम हैरान और परेशान सा वहाँ पर खड़ा रह जाता है। इधर जो दुकान की मालकिन थी वो भी जैसे ही रोहतास को अपनी दुकान पर देखती है तो देखते ही एकदम हैरान और परेशान सी खड़ी हो जाती है। आखिर क्या कहानी थी, किस वजह से ये दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो गए थे, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की एक कहानी है रोहतास की, जो कि इंडियन आर्मी में जॉब किया करता है। वह एक फ़ौजी है और गोरखपुर के पास ही एक गांव है जिसमें वो रहा करता है। उसकी जॉब को लगभग 1 साल हो गया है तो उसके घर के उसकी शादी की चिंता करते हैं और उसके लिए एक लड़की ढूंढते हैं। लड़की ढूंढने के बाद रोहतास की उस लड़की से शादी करा दी जाती है। लड़की जो कि ग्रेजुएशन कर चुकी थी और लड़की का नाम था ज्योति। ज्योति का भी सपना था कि वो किसी फौजी के साथ शादी करे, उसका होने वाला पति फौज में हो। इसके बाद दोनों की शादी हो गई थी। ज्योति दुल्हन बनकर रोहतास के घर में आई थी। रोहतास और ज्योति बड़े ही खुश हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहा करते। अब शादी को लगभग 15 दिन ही बीते थे, तभी रोहतास की छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं और वह अपनी ड्यूटी पर वापस चला जाता है। अब ज्योति जो कि रोहतास से काफ़ी ज़्यादा घुल मिल गई थी इतने दिनों में, तो वह रोहतास से फ़ोन पर बातें किया करती है। लेकिन रोहतास जो कि फ़ौज में है तो जब ड्यूटी ऑफ रहा करती तब तो वह अपनी पत्नी से बात कर लिया करता, ज़्यादातर उसकी बात नहीं हो पाती थी। धीरे धीरे समय बीतता है। रोहतास जो कि फ़ौज में ड्यूटी कर रहा है, ज्योति घर रहकर उसके घर को अच्छी तरह से संभाला करती है। लेकिन जो ज्योति की सास थी वो ज्योति से अंदर ही अंदर जला करती थी, क्योंकि उसका बेटा फ़ौजी था और उसको दहेज में ज़्यादा कुछ सामान नहीं मिला था। इसका कारण यह था दोस्तों, रोहतास ने अपने ससुर को फ़ोन करके शादी से पहले साफ मना कर दिया था कि ज़्यादा सामान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं फ़ौज में लगा हुआ हूँ और मैं काफ़ी अच्छा खासा कमाता हूँ। मैं अपने आप जो सामान मुझे चाहिए मैं खरीद लूँगा। इसके बाद ज्योति के घर वालों ने भी ज़्यादा सामान उसे नहीं दिया था, बाइक दे दी थी और बाइक देने के बाद जो घर का सामान होता है, सोफ़ा, बेड, फ्रिज, कूलर वगैरह, ये चीज़ दे दी थी। इस तरह का सामान उसे मिला था और इस बात का बहुत ज़्यादा दुख उसकी सास को होता है। तो इसी वजह से वो ज्योति से अंदर ही अंदर जला करती है, लेकिन उसे ज़्यादा महसूस नहीं होने देती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय बीतने के साथ साथ ही उसकी शादी को लगभग 1 साल हो जाता है। अब जैसे 1 साल हो गया था, उसके बाद रोहतास छुट्टी आया था, तो तभी रोहतास की माँ रोहतास से कहती है कि बेटा, शादी को काफ़ी दिन हो गए हैं और अभी तक तुम लोगों ने मुझे कोई खुशखबरी नहीं दी है। दरअसल वो बच्चे के लिए बोल रही थी। वो कहती है कि बेटा, मेरी ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, जाने किस दिन पूरी हो जाए, और उससे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे बच्चे को अपने हाथों से खिला लूँ। ऐसा कहकर वो उससे कहती है बच्चे के लिए। रोहतास कहता है कि माँ, ये हमारे हाथ की बात नहीं है, ये ऊपर वाले के हाथ में है, जब वो चाहेगा जब हमें बच्चा हो जाएगा। ऐसा कहकर रोहतास वहाँ से चला जाता है। लेकिन जो उसकी माँ थी वो बार बार अपनी बहू से भी कहा करती और इधर रोहतास से भी कहा करती है। अब उसके बाद काफ़ी दिन हो जाते हैं, काफ़ी दिनों तक ज्योति को कोई बच्चा नहीं हुआ था। उसके बाद उसकी माँ उन दोनों को लेकर डॉक्टर के पास चली जाती है और वहाँ पर जाकर उनके सारे चेकअप करा देती है। अब चेकअप करने के बाद जैसी रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत है जिस वजह से इन दोनों को बच्चा नहीं हो रहा है। वह साफ साफ तो नहीं बताते, लेकिन एक तरह से वो ज्योति की तरफ इशारा करते हैं। कहते हैं कि इलाज चलेगा और इलाज के बाद हो भी सकता है कि आपको बच्चा हो जाए और हो भी सकता है कि आपको बच्चा ना हो। ऐसा कहकर डॉक्टर साहब उन्हें वहाँ से भेज देते हैं। अब उसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं और घर आने के बाद सभी के दिमाग में यही टेंशन है कि आखिर बच्चा क्यों नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने जो बात की थी वो सभी के दिमाग में घर कर गई थी। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो रोहतास की माँ है वो उससे बार बार कहने लगती है, कहती है कि तू ऐसा कर, इसको छोड़ दे और दूसरी शादी कर ले। इस लड़की के अंदर कमी है और ये लड़की जब तक इस घर में रहेगी तब तक मैं पोते का मुंह नहीं देखूंगी। अब स्टार्टिंग में तो रोहतास कहता है कि माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब कुछ भगवान की मर्जी है और भगवान के आगे डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते। अगर भगवान चाहते हैं कि हमारे घर में एक नन्ही सी जान आनी चाहिए तो वो आकर रहेगी, चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले। अगर वो नहीं
चाहते तो ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जब बार बार उसकी माँ उसे सिखाती है, पढ़ाती है, तो उनकी बातों को वो मानने लगता है और धीरे धीरे अपनी पत्नी ज्योति से दूरियां बनाने लगता है। अब जैसे ही रोहतास अपनी पत्नी से दूरियां बढ़ाता है तो इस सारी बातों के बारे में ज्योति को भी पता चल जाता है। वह भी समझ जाती है कि इस बच्चे की वजह से मेरा पति मुझसे दूरियां बढ़ा रहा है। तो अब जो ज्योति है वो भी एक फ़ैसला लेती है और वह अपने मायके चली जाती है। वहाँ जाकर ज्योति अपने माता पिता को पूरी बात बताती है और कहती है कि माँ बाबूजी, अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो मैं भला क्यों उनके पास रहूं, क्यों उनकी ज़िंदगी को बर्बाद करूं, मैं उनके पास अब नहीं जाऊंगी। ऐसा कहकर वो तलाक का केस डाल देती है। इधर जो रोहतास था वो भी अपनी पत्नी को एक बार भी नहीं कहता है कि कोई बात नहीं, ये तो भगवान के हाथ में है, क्योंकि वो भी अपनी माँ की बातों में आ चुका था। दोनों का तलाक हो जाता है। रोहतास अपने घर है और ज्योति अपने घर है। ज्योति ने ग्रेजुएशन तो कर ली थी, लेकिन अब वो चाहती थी कि वो कहीं नौकरी लग जाए। तो उसकी एक मौसी की लड़की थी जो गोरखपुर में रहा करती थी, वह उसके पास चली जाती है। उसकी मौसी की लड़की भी बहुत ज़्यादा प्यार उससे किया करती थी और धीरे धीरे वो वहाँ पर रहने लगती है और वहाँ पर रहकर ही ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर लेती है। उसने ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर लिया था तो उसकी मौसी की लड़की कुछ पैसे इधर उधर से इकट्ठा करके उसका एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खुलवा देती है। वह ब्यूटी पार्लर में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती है, तो ब्यूटी पार्लर के साथ साथ वो चूड़ियों का काम और कॉस्मेटिक का काम भी कर लेती है। वहाँ पर लेडीज़ का सभी सामान मिलता था और साथ में उस दुकान के अंदर ब्यूटी पार्लर भी था। तो उसकी दुकान काफ़ी अच्छी खासी चलती है और वह अपनी दुकान पर एक लड़की को भी रख लेती है जो उसके काम को संभालने में उसकी मदद कराया करती है। धीरे धीरे समय बीतता है और अब उनके तलाक को 3 साल हो गए थे। 3 साल बाद एक दिन सुबह सुबह ज्योति किसी लड़की का अंदर मेकअप कर रही थी, तभी बाहर एक कस्टमर आता है। उस कस्टमर को वो लड़की हैंडल कर रही थी और फिर वह कस्टमर कहता है बिल बनाने के लिए। तो ज्योति को जैसे ही ये बात सुनती है तो वह वहाँ से बाहर निकलती है बिल बनाने के लिए, और जैसे ही सामने देखती है तो सामने और कोई नहीं, उसका तलाकशुदा पति रोहतास खड़ा हुआ था जो बिल बनाने के लिए बोल रहा था। उसको देखकर वो एकदम हैरान और परेशान सी हो जाती है। इधर जो रोहतास था वह भी ज्योति को देखकर एकदम हैरान सा परेशान सा खड़ा रह जाता है। अब उसके बाद ज्योति उससे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये सामान किसके लिए ले जा रहे हो। तो उसके बाद रोहतास बताता है कि मेरी दूसरी शादी होने वाली है। मेरे दोस्त ने ही एक लड़की बताई है जो गोरखपुर के अंदर ही मुझसे मिलने वाली है और उसी से मिलने के लिए जा रहा था। ये सामान कुछ ले जा रहा था ताकि मैं उसे दे सकूं। अब उन सभी चीज़ों को देखने के बाद और इस बात को सुनने के बाद ज्योति कहती है कि ये सामान मेरी तरफ से तुम्हारी दूसरी पत्नी के लिए गिफ्ट है। अब इस बात को जैसे रोहतास सुनता है तो उससे मना कर देता है, कहता है कि इस सामान को मैं पैसों से ही लेकर जाऊंगा। लेकिन ज्योति साफ मना कर देती है और कहती है कि अगर तुम्हें पैसों से ही ये सामान खरीदना है तो तुम किसी भी दुकान पर जाकर खरीद सकते हो, यहाँ पर तुम्हें ये सामान पैसों से नहीं मिलेगा। अगर इसके अलावा और कोई चीज़ होती तो मैं तुम्हें बिल्कुल पैसों से दे देती। अब ये तुम्हारी दूसरी पत्नी के लिए है तो ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, तुम इसे ऐसे ही ले जाओ और जाकर उसे दे दो। इन बातों के दौरान जब से ज्योति रोहतास के सामने आई थी तो रोहतास ज्योति को एक टक निहारे जा रहा था। वह उसकी खूबसूरती को देखकर एकदम हैरान और परेशान सा हो जाता है। वह सोचने लगता है कि आखिर मैंने क्यों इस लड़की को तलाक दे दिया। उसके बाद जैसी ज्योति की बातें ख़त्म होती हैं तो रोहतास ज्योति से पूछता है कि ज्योति ये बताओ तुमने दूसरी शादी नहीं की। तो उसके बाद ज्योति कहती है कि नहीं, मैंने दूसरी शादी नहीं की। रोहतास पूछता है कि आखिर क्यों नहीं की। तो वह बताती है कि जब मुझे बच्चा होगा ही नहीं, डॉक्टर साहब ने ये कह दिया है, तो मैं दूसरी शादी भले ही क्यों करूं। किसी और की ज़िंदगी को इस तरह बर्बाद करने के लिए मैंने दूसरी शादी नहीं की। मैं उसके बाद यहाँ पर आ गई। यहाँ पर मेरी दीदी रहा करती हैं और उन्होंने मेरा ये ब्यूटी पार्लर खुलवा दिया है और ये काफ़ी अच्छे से चल रहा है। इसी से मेरा गुजारा अच्छी तरह से हो रहा है। अब इस बात को रोहतास सुनता है तो रोहतास अंदर से मायूस सा हो जाता है, लेकिन वो वहाँ पे इस बात को जाहिर नहीं होने देता है। उसके बाद रोहतास चलने लगता है और कहता है कि इनके जल्द से जल्द पैसे बता दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा और मैं यहाँ से चलता हूँ। लेकिन जो ज्योति है उससे साफ मना कर देती है और कहती है कि इनको तो तुम्हें ऐसे ही ले जाना पड़ेगा, मेरी तरफ से अपनी दूसरी पत्नी को गिफ्ट दे देना। ऐसा कहकर वो रोहतास से मना कर देती है। तभी रोहतास ज्योति से कहता है कि ले तो मैं इन्हें जाऊँगा, लेकिन शाम का खाना तुम्हें मेरे साथ खाना पड़ेगा। तो ज्योति कह देती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा कर लेंगे, शाम को आना, शाम को देखते हैं क्या होगा। उसके बाद रोहतास उन सामानों को लेकर वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे शाम होती है और शाम तक रोहतास के दिमाग में ज्योति का वही रूप घूमता रहता है जब वो सीढ़ियों से उतरकर आ रही थी और सामने से रोहतास उसे देख रहा था।
ज्योति जो कि पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगा करती थी, क्योंकि उसका खुद का ब्यूटी पार्लर था, सच सवर कर वो रहा करती थी। अब इस बात को सोच सोच कर रोहतास उस लड़की से मिलने के लिए नहीं जाता है जिस लड़की से मिलने के लिए वो गोरखपुर आया था। वह पूरा दिन गोरखपुर में ही बिताता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम को वह दोबारा से ज्योति के पास जाता है। ज्योति के पास जाता है और ज्योति को अपने साथ बाइक पर बैठा लेता है। उसके बाद ज्योति को रेस्टोरेंट पर ले जाता है और वहाँ पर वो लोग खाना ऑर्डर करते हैं। खाना आ जाता है। खाने को खाते हुए वो आपस में बातें करते हैं ढेर सारी, और बातें करने के बाद जैसे ही खाना खत्म होता है तो रोहतास ज्योति से कहता है कि ज्योति, ये जो सारा सामान मैं तुम्हारे पास से ले गया था, इस सामान को तुम मुझे एक बार पहन कर दिखा दो, उसी तरह जिस तरह तुम शादी वाले दिन सजी हुई थी। इस बात को सुनकर ज्योति उसे साफ मना कर देती है और कहती है कि तुमने ये सामान अभी तक अपनी होने वाली पत्नी को नहीं दिया, मैं इस सामान को भला क्यों पहन सकती हूँ, इस पर उसका अधिकार है और वही इसे पहने तो अच्छा है। उसके बाद रोहतास जिद करने लगता है और कहता है कि मुझे एक बार तुम्हें इन कपड़ों में देखना है। तो उसके बाद ज्योति हामी भर लेती है। रोहतास ज्योति को अपनी बाइक पर बैठाकर उसके कमरे पर ले जाता है जहां पर वो रहा करती थी। वहां पर ज्योति उन सामानों को अपने साथ ले जाती है और सज सवर कर वहां से उतरती है। जैसे वो सीढ़ियों से उतर रही थी तो रोहतास उसको देखकर एकदम से फिदा हो जाता है और वो मन ही मन बहुत कुछ सोचने लगता है। उसके बाद ज्योति उतरकर उसके पास आती है और जैसे ही रोहतास के पास ज्योति आती है तो रोहतास उससे कहता है कि चलो मेरे साथ बाइक पर बैठो और हम कहीं घूमने के लिए चलते हैं। तो उसके बाद ज्योति भी सजी हुई उसके पीछे बाइक पर बैठ जाती है। वो लोग घूमते घूमते एक मंदिर पर पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं और वहां सीढ़ियों पर आराम से एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं। अब तभी रोहतास ज्योति का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि ज्योति, अब बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैंने बहुत बड़ी गलती की जो मैं अपनी माँ की बातों में आ गया और मैंने माँ से भी फ़ोन करके बोल दिया है कि अब मैं दोबारा से ज्योति से शादी करूँगा और उसी को अपनी पत्नी बनाऊँगा। बच्चा हो या ना हो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस बात को जैसे ही ज्योति सुनती है तो वो एक बार तो उससे मना करती है, कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। उसके बाद फिर वही सभी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी जिन चीज़ों को मैं बहुत पीछे छोड़ आई हूँ। लेकिन रोहतास ये कहता है कि तुम ये बताओ क्या तुम मेरी पत्नी बनकर रहना चाहती हो या नहीं। मुझे और दुनिया से कोई मतलब नहीं है, घर वाले क्या कहेंगे इससे भी कोई मतलब नहीं है, मैं केवल तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। तो ज्योति भी रोहतास से शादी करने के लिए कह देती है कि ठीक है, मैं भी तुमसे शादी कर लूँगी। वहीं पर पंडित जी से बात की जाती है और दोनों की उसी मंदिर के अंदर शादी हो जाती है। दोबारा से शादी होने के बाद जो रोहतास है ज्योति से कह देता है कि यहीं पर मैं तुम्हारे लिए एक घर ले लूँगा और उसी घर के अंदर तुम रहा करना। उसके बाद रोहतास एक घर ढूंढता है और उस घर को खरीद लेता है और वहाँ पर ज्योति को ले जाकर रखने लगता है। जब तक उसकी छुट्टियाँ ख़त्म नहीं होती, जब तक वह ज्योति के पास रहता है, तभी ज्योति उससे कहती है कि अगर आप चाहते हो तो मैं माँ जी के पास भी रह लूँगी। लेकिन रोहतास उससे मना कर देता है, कहता है कि अगर माँ जी को तुमसे मिलना होगा तो वो यहीं पर आ जाएंगी, तुम यहीं पर रहोगे और छुट्टियों में मैं यहीं पर आ जाया करूँगा और दोनों हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहा करेंगे। इस बात के बारे में जैसे ही रोहतास की माँ को पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है। वो उससे कहती है कि तूने ये क्या कर दिया, उस बांझ को दोबारा से अपने सर पर बिठा लिया। लेकिन रोहतास इस बार अपनी माँ से कह देता है कि माँ, इसमें उस लड़की का क्या दोष है, ये तो भगवान की मर्जी है। भगवान चाहेगा तो हमें संतान होगी, अगर नहीं चाहेगा तो नहीं होगी। इसमें भला उस बेचारी का क्या दोष है। ऐसा कहकर वो अपनी माँ को चुप कर देता है। कुछ दिनों तक उसकी माँ गुस्सा रहती है, लेकिन धीरे धीरे रोहतास और ज्योति को 1 साल हो जाता है और 1 साल बाद ज्योति से एक लड़का होता है। उस लड़के के होने की खबर जैसे रोहतास की माँ को मिलती है तो वो एकदम से खुश हो जाती है और वहाँ पर अपनी बहू ज्योति के पास आ जाती है। वहाँ आकर उससे माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन ज्योति उनसे कहती है कि माँ जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने जो कुछ भी सोचा अपने बेटे के भले के लिए सोचा था, मैं इस बात का दोष आपको नहीं दे सकती। इस बात को सुनकर जो रोहतास की माँ है उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वह अपनी बहू को गले से लगा लेती है। कहती है कि बेटी, तूने तो ज़रा भी मुझ पर गुस्सा नहीं किया, ज़रा भी ये नहीं सोचा कि मैंने तेरी ज़िंदगी को पहले बर्बाद ही कर दिया था। तो ज्योति कहती है कि माँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये तो ऊपर वाले की करनी थी। ऊपर वाला चाहता ही था कि हम लोग अलग हों और दोबारा से एक दूसरे के साथ रहें और इसके बाद ही हमें ये बच्चा हुआ है। उसके बाद रोहतास भी छुट्टी लेकर वहाँ पर आ जाता है और सभी लोग उस घर के अंदर हंसी खुशी रहा करते हैं।
तो दोस्तों ये थी कहानी एक फ़ौजी की जिसने अपनी पत्नी को तलाक दिया और 3 साल बाद दोबारा से उसी के ब्यूटी पार्लर पे अपनी दूसरी पत्नी के लिए सामान लेने के लिए पहुंच जाता है। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। और इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती हैं ताकि आप लोग इन कहानियों में दोहराई गई गलतियों को दोबारा से ना दोहराएं और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।